अस्सलाम वालेकुम। 4 मार्च सन 2023 शनिचर की शब उबैद अली, सेंटर फॉर कार्डियो साइंसेस, और हमारे साथ हैं मैडम रूही। उबैद, आज का जो सवाल है वो बड़ा स्मार्ट सवाल है। अपने अजीज के सवाल को आज का मौजू बनाते हैं, और मौजू है कि अगर हमें सीने में जलन हो और हाजमा हमारा खराब हो या पेट में दर्द हो तो क्या हम ज़ेंटेक, ये वो दवा जो अमेरिका से रिकॉल की हुई है, ज़ेंटेक जीएसके की, या दूसरी दवा इसके अंदर रेंटिडीन होता है, या रेंटिडीन नाम की कोई दूसरा ब्रांड किसी भी कंपनी का बना हुआ रेंटिडीन, यानी ज़ेंटेक में भी रेंटिडीन है, 150 मिलीग्राम की टैबलेट है, 75 मिलीग्राम की टैबलेट है, तो क्या हम खाएंगे या नहीं खाएंगे? तो उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आपसे शेयर करूं जी, वाकई आपने सही कहा, फार्मासिस्ट हैं, लेकिन हम इतना काबिल नहीं, इतना समझते हैं। आपका शुक्रिया। हम भी तालिब इल्म हैं, लेकिन अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और अपना जजमेंट, जो प्रोफेशनल जजमेंट है, वो आपके सामने रखते हैं। आजादाना जजमेंट। चलिए जी, पहले तो मैडम से पूछते हैं। मैडम को भी अल्लाह ने बहुत मौका दिया कि ये इंटरनेशनल एजेंसी के साथ ट्रेनिंग भी लें और गुफ्तगू भी करें, और इस मौजू पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चेयर को उन्होंने हेड किया, और कई मौके मिले। फिर उस फौरी बाद तो हमने अस्पताल में भी जॉब किया, तो डॉक्टर से इंटरेक्ट करने का, अस्पताल की फार्मेसी में खड़े होने का अच्छा खासा वो है, फीलिंग्स है हमारे पास, मरीजों से मिलने का और डॉक्टर से मिलने का। खैर, तो मैडम आपसे बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको अगर सीने में जलन हो और आपको दवा खाना हो ज़ेंटेक या रेंटिडीन, किसी और कंपनी की ब्रांड, 150 मिलीग्राम टैबलेट, 150 मिलीग्राम इज नॉट द ओवर द काउंटर, क्या आप खा लेंगी? देखिए, मैं बगैर डॉक्टर के मशवरे के मैं दवा नहीं लूंगी। मैं प्रेफर करूंगी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को। अगर सीने में जलन होगा तो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे? प्रेफर करूंगी। अच्छा, और ये जो ओवर द काउंटर है ज़ेंटेक, वो खा लेंगी? देखिए, हाँ, ओवर द काउंटर में आप खुद ले सकते हैं, लेकिन इस ओवर द काउंटर पे बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है कि इसमें किस ओवर द काउंटर? ज़ेंटेक पे? जी, रेंटिडीन पे। हाँ, रेंटिडीन पे जी, इसमें इम्प्योरिटी एनडीएमए का सवाल उठ चुका है, और एनडीएमए कैंसर कॉज कर सकता है, बाइस बन सकता है उसका। तो ये इतने बड़े सवाल के बाद तो ये ओवर द काउंटर नहीं। हाँ, नहीं, ओवर द काउंटर के अलावा ये तो जहाँ पे अमेरिका में दवा अवेलेबल भी नहीं है ना। जी, अमेरिका में तो उन्होंने हटा दिया गया। और बहरहाल जी, अच्छा, तो क्या वैसे बाय द वे इस सवाल को जरा हम फैलाते हैं, अपनी गुफ्तगू भी कर लेते हैं, क्या एज ए फार्मासिस्ट आप खुद दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं मैडम? देखिए, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। अगर कुछ दवाओं के लिए फार्मासिस्ट ऑथराइज्ड है, तो अगर वो फार्मासिस्ट ऑथराइज है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑथराइज नहीं है तो क्लिनिकल जजमेंट जो है वो डॉक्टर का है। अच्छा, आपका जाती ओपिनियन क्या है कि हमें खुद अपने लिए ड्रग प्रिस्क्राइब करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? ओवर द काउंटर की बात नहीं कर रही मैं। हाँ। मैं इसकी बात कर रही हूँ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की। अच्छा, मुझसे पूछेंगे ना, मैं भी इनके साथ हूँ। मैं तो ओवर द काउंटर भी खाने के हक में नहीं। हाँ। क्योंकि वो हमारी जो क्लिनिकल जजमेंट है ना, हमारी पाकिस्तान की फार्मेसी की, वो बहुत कमजोर है। लेट द डॉक्टर वर्क, आप उनके साथ, डॉक्टर को जितना आपने समझाना है समझाइए। अच्छा मैडम, आपका ये ज़ेंटेक के मामले में तो आपने कह दिया कैंसर हो रहा है, तो डॉक्टर को आप क्या मशवरा देंगे? वो क्या करे बेचारा? देखिए, वो ज़ेंटेक प्रिस्क्राइब ना करे? हाँ, अगर फार्मासिस्ट डॉक्टर को मशवरा देना है तो इसको मैं कहूँ कि 4 रास्ते हैं आपके पास किसी जगह पहुंचने के लिए। एक रास्ते में जंग हो रही है और बाकी 3 रास्ते पुरअमन है, तो आप पुरअमन रास्ता चूज करें। अगर ये जो रेंटिडीन का रास्ता है, ये इस वक्त जंग का रास्ता है दुनिया भर में। जी, तो अच्छा है, इसमें कैंसर पैदा करने का और ये जंग का रास्ता बन चुका है, तो बकिया 3 रास्ते हैं ना। तो डॉक्टर को आपने कहा रेंटिडीन प्रिस्क्राइब ना करें, तो वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं? और बाकी बाय द वे, देखिए, पहले तो हो गया कि आप नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाएं, लेकिन आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास दूसरी ड्रग्स हैं, सिमेटिडीन है, फेमोटिडीन है, सक्रालफेट है, अमोनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सस्पेंशन है, तो आप उस पर जा सकते हैं। उसके अलावा वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी हैं जी। तो ये तो है। अच्छा मैडम, और इसको आगे बढ़ाते हैं। ये एनडीएमए इज ए कार्सिनोजेनिक जी, क्या ये ज़ेंटेक कैंसर पैदा कर रहा है? देखिए, ज़ेंटेक यानी रेंटिडीन की बात मैं करूंगी। रेंटिडीन का और कैंसर का अभी तक ताल्लुक एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन रेंटिडीन और एनडीएमए का ताल्लुक एस्टेब्लिश है। रेंटिडीन में एनडीएमए है? जी, रेंटिडीन में एनडीएमए है। उसमें अगर जरा सी उसको मॉइस्चर मिले, जरा सी हीट मिले या एसिडिक कंडीशन मिले, तो उसमें एनडीएमए बन जाता है और अनएक्सेप्टेबल लेवल तक बन जाता है। और एनडीएमए का ताल्लुक कैंसर के साथ एस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, यानी कि ये है कि ज़ेंटेक का कैंसर से ताल्लुक एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन ज़ेंटेक और एनडीएमए का गहरा रिश्ता है। एनडीएमए खुद पैदा हो जाता है जी, एनडीएमए पैदा हो जाता है, और एनडीएमए जानवरों में कैंसर पैदा करने का
मुस्तनद ताल्लुक मौजूद है बिल्कुल। तो इसलिए इस खदशे से तो हम खदशे को क्यों जो है वो उसमें कूदें, हाँ, हम सेफ साइड पे क्यों ना, हम मतलब अंग्रेजी में अवॉइड करें ना, फिर हमारे पास चॉइस है। और फ्री में दवाओं के ना आदत ना बनाए, जो जहाँ जरूरत है वो डॉक्टर आपको बताएगा। और हाँ, डॉक्टर से सवाल जवाब जरूर करें, दवा क्या करेगी, ये होगा तो क्या होगा, खूब सवाल जवाब करें, बट डोंट प्रिस्क्राइब योरसेल्फ, ईदर योर फार्मासिस्ट और डॉक्टर। प्लीज रिकग्नाइज योर बाउंड्री, रिकग्नाइज योर वैल्यूज। अच्छा, आइए मैडम, ये चलते हैं कि ये एनडीएमए इम्प्योरिटी, तो ये एनडीएमए करता क्या है बॉडी में जाकर? देखिए, एनडीएमए कैंसर, हमने बात की कैंसर पता करने का सबब बन सकता है। तो एनडीएमए क्योंकि इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी जब आप की बॉडी में जाएगी तो वो आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को। और अच्छा, डीएनए खुद रिपेयर कर लेता है अपने आप को, लेकिन अगर वो रिपेयर नहीं कर पाया तो वो फिर उसमें वो कैंसर कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, मतलब वो डिफरेंट। हाँ, सही बात। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी हम आगे आप उस बात को बढ़ाते हैं मैडम, कि ये क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसको कंट्रोल स्ट्रेटजी करने के लिए? जो लोग ड्रग बना रहे हैं उसे कैसे कंट्रोल करेंगे इस ड्रग सब्सटेंस को? जी, ड्रग बनाने के लिए जो ICH के M7 गाइडलाइन है, ICH-M7 है गाइडेंस है उसकी। वैसे इस पे कभी डिस्कशन करेंगे? हाँ, ये असल में है लंबा मौजू, आपने इसको छोड़ तो दिया है, लेकिन ये लंबा मौजू है। मैं मुख्तसर उसमें बात करने की कोशिश करती हूँ कि 4 कंट्रोल स्ट्रेटजी में 4 बातें हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो ड्रग सब्सटेंस को एंड में टेस्टिंग उसकी करें, और जो उसकी परमिसिबल लिमिट है वो उसमें हो। अच्छा, पहले हम लोगों को बता दें, ड्रग सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो जो जिससे ड्रग बनती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको आखिर में टेस्ट करें, फॉर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इज एनडीएमए, इम्प्योरिटी एनडीएमए यहाँ पर जी, इम्प्योरिटी एनडीएमए, और वो परमिसिबल लिमिट्स में होना चाहिए। ऑप्शन 1 तो ये होता है कि हम हर ड्रग के लिए जी, आप हर दवा में ये ऑप्शन है कि अगर वो आप आइडेंटिफाई करें, अगर वो कैंसरजेनिक कोई कंपाउंड है, कोई जीनोटॉक्सिक है, कोई मिट्रोनोजेनिक कंपाउंड है, तो उसको आप कंट्रोल करें थ्रू टेस्टिंग। अच्छा, और सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इंटरमीडिएट लेवल पे अगर वो स्टेज पे अगर वो बन रहा है तो आप वहीं से कंट्रोल करें, और वो परमिसिबल लिमिट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और वो परमिसिबल लिमिट जो कि उसकी एंड टेस्टिंग के लिए जो एस्टैब्लिश है कि ये इससे ऊपर नहीं चाहिए, वो वहीं पे आप इंटरमीडिएट लेवल पे कंट्रोल कर लें इसको। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात में ना, जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं एंड में, उसका शुरू में नहीं बनना चाहिए वो जीनोटॉक्सिक। जो पूरा प्रोसेस है ना, कई स्टेज के बाद बनता है ड्रग, तो ड्रग के एंड में जाकर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि आखिर में बन रहा है वो जीनोटॉक्सिक या वो मेटाजेनिक कंपाउंड। तो सेकंड ऑप्शन तो ये हो गया कि इंटरमीडिएट के ऊपर हम उसे कंट्रोल करें, और उसको फिर हम फाइनल में भी कंट्रोल करें। फाइनल में तो डेफिनेटली आप कंट्रोल। ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 में ये कि इंटरमीडिएट लेवल में बन रहा है, मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, तो आप उसे क्लीन करें एंड तक पहुंचने से पहले, पर्जिंग करने से। जिस पर पर्जिंग कहते हैं, क्लीनिंग आम अल्फाज में क्लीनिंग कहेंगे आप उसको, कि उसे क्लीन करें ताकि उसके बाद परमिसिबल लिमिट में आ जाए, और परमिसिबल लिमिट में आप उसे मॉनिटर करेंगे कि उससे आगे ना बढ़े। पर्जिंग में क्या क्या बातें अहम है? देखिए, पर्जिंग में मॉलिक्यूल कितना रिएक्टिव है, फर्स्ट इज रिएक्टिव, उसकी हाई रिएक्टिविटी है, उसकी सॉल्युबिलिटी है मॉलिक्यूल की, सॉल्युबिलिटी जी, और उसकी वोलेटिलिटी है। अच्छा, मॉलिक्यूल के अलावा इम्प्योरिटी की भी यही बात है कि असल में इम्प्योरिटी को हम देख रहे होते हैं कि वो कितना रिएक्टिव है, इम्प्योरिटी कितना सॉल्युबल है, और इम्प्योरिटी कितना वोलेटाइल है, ताकि उसको हम साफ कर सकें। तो इसके लिए जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं स्पाई पर्ज स्टडी, यानी कि हम खुद डालते हैं और डाल के निकालने के बाद देखते हैं कि वो निकालने में कामयाब हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया, उसको हम कंट्रोल करें थ्रू पर्जिंग। एंड व्हाट इज ऑप्शन नंबर 4? ऑप्शन नंबर 4 ये है कि आप टेस्टिंग ना करें, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं मॉलिक्यूल में, लेकिन ये कि आप रिस्क असेसमेंट करें। आपके पास जो भी आप ड्रग बना रहे हैं, ड्रग सब्सटेंस जो आप बना रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उसका हर स्टेज पे आप रिस्क असेसमेंट करें, आइडेंटिफाई करें उसका रिस्क को असेस करें, और फिर आप उसको एवेल्युएट करें, कंट्रोल करें, उसकी लिमिट्स एस्टेब्लिश करें अगर किसी स्टेज पे वो है तो। चलो जी, आखिरी चंद सेकंड है, मैं आपसे शेयर करूंगा ज़ेंटेक या नाइट्रोडीन का मामला एनडीएमए में बहुत खतरनाक हद तक है। वालसर्टान और मेटफॉर्मिन ये दूसरी ड्रग से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो बनाने का एनडीएमए। इसमें बाहर से नहीं आ रहा कोई, इसका खुद मॉलिक्यूल रिएक्टिव है, वो खुद बना लेता है, उसमें अमाइंस मौजूद हैं, उसमें नाइट्राइड ग्रुप है मौजूद है, तो ये वो रिएक्ट कर लेता है कब, जब उसको मिलता है हीट, जब उसको मिलता है मॉइस्ट, तो कर लेता है। उम्मीद है कि हमारी बात समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।